नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टू द फिलोसोफर्स। आज हम एक ऐसे भविष्यवादी वैज्ञानिक की बात करेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन दुनिया की भलाई में लगा दिया। जी हाँ, जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आज हम बात करेंगे सर निकोला टेस्ला की। यहाँ आप इनका पोर्ट्रेट देख सकते हैं। आज हम जानेंगे इनका जीवन परिचय और कैसे कैसे इन्होंने अपने इन्वेंशंस किए जो आज हमारी ज़िंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक पोर्ट्रेट बना हुआ है निकोला टेस्ला का। निकोला टेस्ला का जन्म सन 1856 एक ऑस्ट्रिया के गांव में हुआ था, जिसका नाम आप यहाँ देख सकते हैं स्मिल्जन गांव में हुआ था। और इनके पिता एक रूढ़िवादी पादरी थे और इनकी माँ हाउसवाइफ थी। इनकी माँ को मैकेनिकल चीज़ों को ठीक करने का शौक़ था। अपनी घरेलू चीज़ें जो होती हैं, यांत्रिक चीज़ें होती हैं, उनको ठीक करने का शौक़ था। और निकोला टेस्ला का मानना ये था कि उनको अपनी माँ से ही ये सोचने की क्षमता मिली और जो विजुअलाइजेशन निकोला टेस्ला कर पाते थे, मैकेनिक्स में जो उनका इंटरेस्ट था, वो सब उनकी माँ की वजह से ही मिला। और निकोला टेस्ला एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि एक मिरर मेमोरी और जो हम कहते हैं कि एक 3D प्रिंटिंग अपने ब्रेन में ही बना लेते थे। और ब्रेन में बनाने के साथ साथ उसको ब्रेन में ही अपडेट करके उसका विजुअलाइजेशन कर लेते थे, जिससे कि उनको कोई भी कैलकुलेशन और वो हैंड रिटन नहीं करनी पड़ती थी। वो ब्रेन में ही इतने शार्प माइंडेड थे कि ब्रेन में ही सब ऑब्जर्व कर लेते और विजुअलाइज कर लेते थे। अब हम आगे जानते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे अपने इन्वेंशंस किए। यहाँ आप देख सकेंगे, यहाँ पे उनकी कुछ की लोकेशंस मैंने मेंशन की हैं। पहला उनका बर्थ प्लेस स्मिल्जन, ऑस्ट्रियन एम्पायर। दूसरा कोलोराडो स्प्रिंग्स, कोलोराडो स्प्रिंग्स में उन्होंने अपने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, जो कि वहाँ पे वो टेस्ट कर रहे थे लो प्रेशर एयर का कंडक्शन को। और हाई एल्टीट्यूड पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो अभी मैं आपको लिस्ट करूँगा कि कैसे कैसे उन्होंने उनकी लाइफ में कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए, कैसे कैसे काम किया विद इन द ईयर्स। उसके बाद उनकी दूसरी मेन लोकेशन थी वार्डनक्लिफ टावर। जो आप देख रहे हैं, ये वार्डनक्लिफ टावर है। यही वो टावर है जिससे इन्होंने ऊर्जा को, इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसफ़र करना चाहा पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट था उस टाइम का। इन्वेस्टर्स ने इससे अपना पैसा वापस निकाल लिया था। लेकिन हम बात करेंगे कैसे इन्होंने इसको बिल्ड किया, कैसे इन्होंने इसके लिए इन्वेस्टर्स को देखा और कौन से वो इन्वेस्टर थे जिन्होंने इस पर इनका फंडिंग रोक के इस प्रोजेक्ट को ठप कर दिया था। तो ये इनकी दूसरी मेजर लोकेशन थी जहाँ इन्होंने इस टावर को बनवाया। उसके बाद इनकी न्यूयॉर्क में होटल में, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी एट द एज ऑफ 86 साल की उम्र में जब इनकी मृत्यु हुई, तो न्यूयॉर्क के एक होटल में हुई थी। तो अभी हम थोड़ा इनका जान लेते हैं, एक ओवरव्यू, कैसे कैसे इन्होंने इनका जीवन, जो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल जीवन था, जो इनका काम का वर्क लाइफ थी, वो कैसे कैसे विद इन द ईयर्स हुई, उसका हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा इनके मेन इन्वेंशंस पे। सबसे पहले इन्होंने काम किया बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में। सन 1880 के टाइम पर इन्होंने बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में काम किया था। एज एन टेक्नीशियन वर्क किया था, बहुत ही छोटे लेवल का वर्क था। उसके बाद इन्होंने 1882 में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में काम किया। जो कि थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी थी और ये लोकेटेड थे तब पेरिस फ्रांस में। लोकेशन थी इनकी पेरिस फ्रांस।
पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो इन्होंने 1882 में पेरिस में काम किया, थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में। इनके मैनेजर थे यहाँ पे पुस्कस नाम के मैनेजर थे। जो कि एडिसन की तरफ से फ्रांस में और पेरिस में उनका कारोबार संभाल रहे थे, कंपनी को संभाल रहे थे। पेरिस में वो कंपनी अपना लाइटिंग का काम कर रही थी, जो लाइटिंग स्ट्रीट्स होती हैं। तब दुनिया को तब लाइट्स का जब पता चला था कि लाइट का जब इन्वेंशन हुआ था, तब एडिसन ने जो इन्वेंशन किया था, उसके बाद दुनिया भर में लोग अपने अपने देश में लाइटिंग का काम करवा रहे थे और लाइटिंग का काम पेरिस में भी चल रहा था। तो पेरिस में जो उनकी ब्रांच थी उसको पुस्कस संभाल रहे थे, जहाँ पर टेस्ला काम कर रहे थे। उसके बाद 2 साल बाद 1884 में एडिसन ने पुस्कस को वापस बुला लिया। 1884 में क्या हुआ, एडिसन ने बोला पुस्कस से कि आप फ्रांस से वापस आ जाओ यूएस में और यूएस की मार्केट को संभालो। उसके बाद जब पुस्कस आए अमेरिका में, तो उन्होंने टेस्ला की जो काबिलियत थी, जो उन्होंने वहाँ पे देखी, जो लाइटिंग में उन्होंने काबिलियत देखी टेस्ला की, कैसे कैसे वो इतने थ्योरेटिकली एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने एडिसन से कहा कि टेस्ला को भी यूएस बुला लेते हैं। फिर 1884 में क्या हुआ, टेस्ला कहाँ गए, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए गए, न्यूयॉर्क में, जहाँ उनका न्यूयॉर्क में टेस्ला आए 1884 में। फिर उन्होंने वहाँ पर टेस्ला के जो, अब टेस्ला ने क्या किया, वहाँ पर उनकी जो एडिसन की कंपनी थी उसमें काम किया, लाइटिंग पे काम किया और उन्होंने और भी सिस्टम्स पर काम किया। लेकिन यहाँ पे विडंबना देखिए कि यहाँ पे पुस्कस और थॉमस एल्वा एडिसन ने दोनों ने ही कैसे टेस्ला के साथ छल किया। उन्होंने टेस्ला से कहा कि तुम 24 अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट बना दो, नए आविष्कार कर दो, हम तुम्हें $50,000 देंगे। लेकिन जब उन्होंने ये काम कर दिया, तब एडिसन ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें $50,000 नहीं दे सकते, हमने तो मजाक किया था, क्या तुम अमेरिकन जोक समझते नहीं हो। ये उनका प्रॉपर सेंटेंस था। इस बात से टेस्ला काफ़ी नाराज़ हुए। नाराज़ होने के साथ साथ उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो रिज़ाइन में उन्होंने जो उनका फेमस सेंटेंस था वो था, गुड बाय एडिसन मशीन वर्क्स। ये उनका बहुत फेमस रेजिग्नेशन का सेंटेंस था। जब उन्होंने रिज़ाइन किया था, उन्होंने लिखा था गुड बाय टू एडिसन मशीन वर्क्स। जो उनका डिपार्टमेंट था मशीन संभालने का, उस डिपार्टमेंट से उन्होंने रिज़ाइन किया था, क्योंकि उनके साथ क्या किया था, एडिसन ने छल किया था। तो जब 84 में टेस्ला ने रिज़ाइन दे दिया, उसके बाद टेस्ला ने क्या किया, 85 में विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टर्स, उनको फंडिंग मिली, उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी बनाई, टेस्ला कंपनी बनाई। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, टेस्ला कंपनी के साथ साथ एसी मोटर भी बनाई, इंडक्शन मोटर बनाई। तो हम कह सकते हैं कि एसी इंडक्शन मोटर का आविष्कार टेस्ला ने किया और इस पर उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके इसको बनाया और इन्वेस्टर से फंडिंग उठाई। तो ये काम करते रहे टेस्ला, और टेस्ला ने फिर इसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाया और इन्वेंट किया टेस्ला कॉइल का, जो रूमफोर्क की कॉइल थी। रूमफोर्क एक साइंटिस्ट थे, उनकी कॉइल थी, उनको उन्होंने, टेस्ला ने क्या किया, अपने हिसाब से उसको इन्वेंट किया, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किए। तो उससे उनको क्या निकालना था, उनको निकालना था हाई वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी और लो करंट, जिससे कि एनर्जी ट्रांसमिशन हो सके। इसका सीधा सिद्धांत ये था टेस्ला का यहाँ पर कि कैसे एनर्जी को ट्रांसमिट करें ओवर द डिस्टेंस विदाउट द यूज़ ऑफ वायर, बिना तारों के यूज़ करके कैसे एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ले जाएं। और यहाँ पे इन्होंने लाइटिंग, इनकैंडिसेंट लाइट जो होती है हमारी, उनको चलाने का एक्सपेरिमेंट भी किए। तो इससे हमें क्या मिला, लो करंट, हाई वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी।
तो टेस्ला कोयल का इन्वेंशन इन्होंने किया जिससे हमें हाई वोल्टेज मिला, हाई फ्रिक्वेंसी मिली और लो वोल्टेज मिला, लो करंट मिला। लेकिन इससे इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किए, इन्होंने लाइट्स भी जलाए इससे वायरलेसली। तब के ज़माने में इनकैंडेसेंट लाइट्स जो आते थे उनको जलाया, लेकिन इन्हें फंडिंग नहीं मिली तो इन्होंने इस पर काम नहीं कर पाया आगे और ये एक तरीके से ड्रॉप हो गया आइडिया। इसके बाद इन्होंने काम किया अपने इस टावर पे, कोलोराडो स्प्रिंग्स, जो कि कोलोराडो स्प्रिंग्स पहाड़ों पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल स्टेशन बनाया। वहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे वायरलेसली एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से लो एयर प्रेशर में, जहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता है। जब आपको पता ही है जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ पे हवा का प्रेशर कम होता जाता है, ऑक्सीजन लेवल भी घटता है। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, कम एयर प्रेशर में इन्होंने चेक किया कि कैसे जो हमारी इन्होंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ टेस्ला कोयल कि कैसे एनर्जी ट्रांसमिट कर सकते हैं हम। कंडक्शन को चेक करने के लिए इन्होंने वो किया था। कोलोराडो में क्या किया था, इन्होंने चेक किया था, चेक्ड कंडक्शन ऑफ लो प्रेशर एयर। कोलोराडो में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कैसे लो प्रेशर एयर में हमारा कंडक्शन हो सकता है, कितना वो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को वो एयर। वहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से कुछ डैमेजेस भी हुए थे जब एनर्जी ये ट्रांसमिट कर रहे थे, तो कुछ जनरेटर्स वगैरह में भी आग लगी थी। तो ये सब हुआ था इनके इस एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने किया जो वेंडर क्लिफ का एक्सपेरिमेंट था, जो सबसे बड़ा टावर, जो इनका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था, जिससे ये चाहते थे कि पूरी दुनिया में फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। वो ये वाला एक्सपेरिमेंट था जो आप पीछे देख रहे हैं, वो ये एक्सपेरिमेंट था, वार्डन क्लिफ। तो वार्डन क्लिफ जो एक्सपेरिमेंट था, इससे ये चाहते थे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दुनिया को दी जाए, ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस हम ट्रांसफ़र कर सकें उसको वायरलेसली। लेकिन ये भी फ्लॉप्ड रहा इनका, क्योंकि फंडिंग रोक ली गई थी। तो कैसे रोकी थी, और इनके जो मेजर एक्सपेरिमेंट थे, इंडक्शन मोटर थी, उसको हम समझते हैं थोड़ा विस्तार से आगे वाली स्लाइड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं द माइंड ऑफ द मास्टर, जो मैंने आपको बताया था कि ये इनकी जो एक तरीके से कैसी फोटोजेनिक मेमोरी थी, एक तरीके से 3D विजुअलाइजेशन अपने माइंड में ही कर लेते थे। इनको नहीं सोचना पड़ता था कि कैसे कैलकुलेटर का यूज़ करें, इनको नहीं सोचना था कि पेन कॉपी लेके कुछ करें। ये विजुअलाइज इतना अच्छा करते थे कि 3D इमेज बना लेते थे किसी भी मशीन की अपने दिमाग में ही, और उसको अगर उसमें कुछ चेंजेस भी करने होते थे तो वो अपने दिमाग में ही सोच लेते थे, प्रोसेस कर लेते थे उसको, और जब मशीन अगर सामने रखी है तो उसको वहीं फिक्स कर देते थे। तो इतना इनका 3D विजुअलाइजेशन अच्छा था, इतनी माइंड की पावर अच्छी थी, जिसका श्रेय इन्होंने किसको दिया, अपनी माँ को दिया, कि माँ से ही इनको वो शक्ति मिली है, सोचने की क्षमता मिली है, प्लस मैकेनिकल चीज़ों को ठीक करने की ये सारी खूबी कहाँ से मिली है, माँ से मिली है। तो इन्होंने अपनी माँ के बारे में भी ये वर्णन किया था। यहाँ पे इनका हम एक थॉट भी देखेंगे जो इन्होंने लिखा है, माई ब्रेन इज़ ओनली अ रिसीवर इन द यूनिवर्स, देयर इज़ अ कोर फ्रॉम विच वी ऑब्टेन द नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड इंस्पायरेशन। इन्होंने बस ये कहा है, एक इंसान की दिमाग की क्षमता के बारे में बताया है कि मेरा जो दिमाग है वो एक तरीके से रिसीवर है, मैं बस गेन कर सकता हूँ, रिसीव कर सकता हूँ जितना भी है। लेकिन जो यूनिवर्स है वो इज़ अ हब ऑफ नॉलेज, मतलब वो तो यूनिवर्स में तो एक विस्तृत रूप से नॉलेज है, ज्ञान है, जिसको हम बस प्राप्त कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये उन्होंने अपने बारे में कहा था। अब हम आगे देखते हैं उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ आप देख सकते हैं द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये एक तरीके से 3 फेज इंडक्शन का कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने दिया। यहाँ आप एक पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेटर पार्ट दिया है एक मोटर का, जहाँ पे वाइंडिंग दे रखी है। यहाँ पर ये वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंग है, ये ABC 3 बाइंडिंग हो रखी है एक स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रोटेटिंग, यहाँ पर 3 फेज की सप्लाई दी है इन्होंने।
3 फेज़ की सप्लाई दी है इनके तीनों फेस में, जो कि क्या बनाएगी, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। यहाँ पर इनका है रोटर, यहाँ पर रोटर लगा हुआ है मान लीजिए, ये इनका स्टेशनरी पार्ट है। जिसको हम स्टेटर भी बोलते हैं। ये है रोटर बीच में। तो ये दुनिया की पहला कॉन्सेप्ट था जो निकोला टेस्ला ने दिया था इंडक्शन मोटर के केस में। इंडक्शन मोटर का उन्होंने इन्वेंशन किया था। अभी आगे हम इंडक्शन मोटर के बारे में और जानेंगे। यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इंडक्शन मोटर बनाने के लिए स्टेशनरी एक पार्ट ले लिया था मोटर का, जो आप बाहरी हिस्सा देखते हैं, और उसमें 3 वाइंडिंग लगी हुई थी अलग अलग पोल्स पे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सप्लाई दी, 3 फेज़ सप्लाई दी। 3 फेज़ सप्लाई जो दी इन्होंने, एसी सप्लाई, इस पर क्या हुआ, जब वो रोटेट, जहाँ अंदर आप रोटर देख सकते हैं, 3 फेज़ सप्लाई ने क्या किया, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, जिसको हम स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। एनएस जो इलेक्ट्रिकल की जो उसका एब्रीविएशन है वो एनएस होता है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर की वजह से बना है। स्टेटर पर जो हम सप्लाई दे रहे हैं, कॉइल्स को सप्लाई दे रहे हैं, उसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना है। उसको वो क्या कर रहा है, वो रोटर को काट रहा है। ये रोटेटिंग फील्ड बनना है तो वो क्या कर रहा है, रोटर को काट रहा है। रोटर को काटेगा तो फैराडे का लॉ क्या था, फैराडे का लॉ ये था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी भी कंडक्टर को काटेगा, और यहाँ पर रोटर क्या है, एक क्लोज्ड सर्किट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर का, वो रोटर को काट रहा है। और रोटर को काटने के बाद क्या हो रहा है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, किसमें, रोटर में। और रोटर का सर्किट क्लोज है, तो रोटर क्या करेगा, एक जो लेंज लॉ के हिसाब से क्या करेगा, वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और जब वो दोनों ही आपस में मर्ज हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराते हैं, तब रोटर पर क्या लगती है, टॉर्क लगती है। टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। जब टॉर्क लगती है तो ये क्या करने लगती है, रोटर घूमने लगती है। तो ये रोटर जो घूमने लगती है वो किसकी वजह से घूमने लगती है, जो कि जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराते हैं। तो यहाँ जो फैराडे का लॉ था, यहाँ उसके बेसिस पे ये मोटर ने काम किया। और ये 3 फेज़ की इंडक्शन मोटर थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फेसेस के हिसाब से दिया है कि 120 डिग्री एंगल बनाते हैं तीनों ही जो कॉइल्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 120 डिग्री आपस में, 120 डिग्री फेसेस, जो तीनों फेसेस आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आप वेव की जो हाईएस्ट पॉइंट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम φm। यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो एट मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। ये जो वेव है इसको RA मान लो, जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो इसमें RA सप्लाई दे रहे हैं, जो फेसेस हैं RA। ये आपका RB है और ये RC है। ये नेमिंग है, बस एक नोमेनक्लेचर है, किसके लिए, फेसेस के लिए, जो हमने किसको दिए, इंडक्शन मोटर में दिए हैं। तो ये आपस में ये क्या बना रहे हैं, 120 का एंगल बना रहे हैं आपस में। और ये इनका φm जो है, ये इनका मैक्सिमम फ्लक्स है। यहाँ आप वैल्यू देख सकते हैं, φr इज इक्वल टू 1.5 ऑफ φm। तो यहाँ पर रोटेशनल फ्लक्स होगा, जो रोटर का फ्लक्स होगा, जो वो क्रिएट करेगा, वो किस 1.5 टाइम्स होगा जो स्टेशनरी मोटर का होगा, जो स्टेशनरी पार्ट होगा ऑफ द मोटर। तो यहाँ पे ये आपका फार्मूला बेस्ड है। ये आप अगर मैं आपको फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो अपने लेटर स्टेज पे कराऊंगा, जो मेरे चैनल में मैं दूसरी सीरीज़ बना रहा हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अभी हम जो फिजिसिस्ट हैं, हम उनको और उनके काम को डिस्कवर कर रहे हैं, तो मैं अभी न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, इसलिए वो अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कराऊंगा। यहाँ बस फार्मूला देख लीजिए, φm इज़ मैक्सिमम फ्लक्स पर फेस। मैक्सिमम फ्लक्स पर फेस, यहाँ आप देख रहे हैं सारे फ्लक्स की, जो तीनों फ्लक्स की जो वैल्यू है RA RB RC जो क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम तीनों की वैल्यू यही है, इस पॉइंट से ऊपर जा ही नहीं रहे, इसलिए यहाँ पे φm क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है पर फेस। अब हम आगे चलते हैं, इसका थोड़ा इंडक्शन मोटर का विजुअलाइजेशन देखते हैं कैसे दिखती है। यहाँ देखिए, यही है इंडक्शन मोटर जो AC पर वर्क करती थी, जिसका आविष्कार टेस्ला ने किया है।
यहाँ पर एक और फॉर्मूला आप देख सकते हैं स्लिप का, जहाँ पर NS माइनस NR अपॉन NS। यहाँ पर NS है जो मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर NR है रोटेटिंग स्पीड ऑफ द रोटर। जो रोटर है हमारी जो जिस स्पीड से घूम रही है ये वो है जो वो फ्लक्स बनाएगी, और फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं NS से। तो ये एक तरीके का फॉर्मूला है स्लिप निकालने के लिए। स्लिप वो चीज़ है जैसे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे हो तो उस पर 100% तो मैग्नेटिक फील्ड वापस से मिल नहीं रहा, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ डिफरेंस आ रहा है दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में, स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है। जब स्लिप होगा तभी वो रोटर रोटेट करेगा, अगर स्लिप नहीं होगा तो वो रोटर रोटेट ही नहीं करेगा, और ऐसा पॉसिबल है नहीं, इसीलिए स्लिप वहाँ पे होगा ही होगा। तो ये स्लिप को हम डिफाइन कर रहे हैं कि स्लिप की वैल्यू जो होगी वो NS माइनस NR अपॉन NS होगी, जो कि हमेशा 100% से कम ही रहेगी, जिसकी वजह से रोटर क्या करेगा, घूमेगा। अब हम बात करेंगे टेस्ला एंड द AC रिवॉल्यूशन। टेस्ला और एडिसन के बीच में, भले ही टेस्ला ने एडिसन की कंपनी में काम किया था, एडिसन के साथ काम किया था, लेकिन उन्होंने उनकी कंपनी छोड़ भी दी थी क्योंकि एडिसन ने उनके साथ छल किया था। लेकिन टेस्ला हमेशा से ही AC के फेवर में रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट के फेवर में रहे थे, जो कि आज हम जानते हैं हमारे घरों में भी अल्टरनेटिंग करंट यूज़ हो रहा है, बाकी फैक्ट्रीज़ में भी अल्टरनेटिंग करंट यूज़ हो रहा है, ट्रांसमिशन में भी अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो AC करंट होता है हमारा वो काफ़ी उपयोगितापूर्ण होता है और उससे सिस्टम स्टेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन जो DC करंट के फेवर में हमारे एडिसन थे, उनका मानना ये था कि DC करंट AC से बेहतर है। तो एडिसन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। टेस्ला का जो कंट्रीब्यूशन है, आज हम जो जानते हैं AC करंट को जो हम यूज़ कर रहे हैं, सारे बड़े मटेरियल, बड़े मशीन्स में टेस्ला का AC करंट ही यूज़ हो रहा है, और जो DC करंट है वो हम छोटे अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं क्योंकि वो इतना एफिशिएंट और स्टेबल नहीं होता और वो सेफ़ भी उतना नहीं होता। यहाँ पे आप टेस्ला को देख सकते हैं, यहाँ मैंने दो फोटोज़ को कंबाइन किया है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये कुछ ऐसे होगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये फ़ोटो नंबर 1 है, यहाँ आप देखेंगे दूसरा फ़ोटो नंबर। यहाँ एक टेस्ला का एक फ़ोटो रिप्रेजेंट किया मैंने एक इंडक्शन मोटर के साथ जो टेस्ला ने इन्वेंट की, और ये जो आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं यहाँ, ये निकोला टेस्ला बैठे हुए हैं, ये टेस्ला बैठे हुए हैं, ये भी उनकी रियल फ़ोटो है। यहाँ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो कोलोराडो वाला जो एक्सपेरिमेंट था जो टेस्ला कॉइल से उन्होंने किया, ये वो वाला एक्सपेरिमेंट है। टेस्ला ने हमेशा ही AC का फेवर किया, क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में सक्सेसफुल थे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन मतलब क्योंकि AC हमारा ट्रांसफार्मर से हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। जब जनरेटिंग स्टेशन से क्या होता है, AC को स्टेप अप कर देते हैं हम, और वो लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकती है एफिशिएंटली, और हम उसको एट सब स्टेशन भेज सकते हैं एफिशिएंटली। तो इसीलिए जो AC का ट्रांसमिशन था वो बहुत इजी था, ट्रांसफार्मर हम उसमें यूज़ कर सकते थे। DC में हम ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं कर पाते, इसीलिए टेस्ला AC करंट के फेवर में थे, और इसी प्रिंसिपल पे उन्होंने इंडक्शन मोटर बनाई थी। यहाँ कुछ पॉइंट और भी देख लीजिए। एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, वोल्टेज कैन बी इजीली स्टेप्ड अप फॉर लो लॉस ट्रांसपोर्ट एंड स्टेप डाउन फॉर सेफ यूज़। उसके बाद द ट्रांसफार्मर एडवांटेज, ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं हम, DC में नहीं कर सकते। प्लस इंडस्ट्रियल पावर, द AC इंडक्शन मोटर मेड इट टू द प्रैक्टिकल चॉइस फॉर पावरिंग फैक्ट्रीज एंड सिटीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि AC इंडक्शन मोटर और AC करंट, आजकल हम सारी बड़ी मशीन्स सिटीज़ में सब जगह AC करंट ही यूज़ हो रहा है, और जो DC करंट है वो हमारे जैसे फ़ोन हो गया, मोबाइल की बैटरी हो गई, और छोटे छोटे जो इक्विपमेंट होते हैं घरों में, जो मशीन्स होती हैं छोटी छोटी, उनमें यूज़ होता है DC। बाकी सब में हम क्या करते हैं, AC यूज़ करते हैं, उसकी एफिशिएंसी प्लस सेफ एंड रिलायबल यूज़ की वजह से। दोस्तों
मैं टेस्ला के अंत से पहले उनके जो ट्रेजिक जो उनका अंत हुआ उनसे पहले मैं थोड़ी और चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे उन्होंने एडिसन की कंपनी में काम किया था 1885 तक। फिर उसके बाद 1885 के बाद उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी, क्योंकि जो एडिसन ने उनसे जो झूठ बोला, कहा कि ये एक अमेरिकन जोक था, मैं तुम्हें इतना पैसा नहीं दे सकता। उसके बाद टेस्ला ने वेस्टिंग हाउस के साथ भी काम किया था। वेस्टिंग हाउस एक बहुत बड़े उद्योगपति थे तब, और उनकी वेस्टिंग हाउस कंपनी भी थी, जिसमें उन्होंने क्या किया, टेस्ला को फंडिंग भी दिया और अपनी कंपनी में काम भी करवाया, जिससे वो रिसर्च भी कर सके। लेकिन एक पॉइंट पे आके वेस्टिंग हाउस ने भी क्या किया कि टेस्ला का साथ छोड़ने का कहा। उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टर्स थे वो उनसे पैसा मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि टेस्ला आप अपना मतलब जो भी पेटेंट हैं उनको आप मुझे कम पैसे में दे दो। तो उन्होंने क्या किया, $2,16,000 टेस्ला को दे दिए उस समय, जिससे कि टेस्ला ने क्या किया, जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी कुछ लेबोरेटरीज़ खोल दी और जहाँ से वो एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन आगे चल के जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट का सोचा, जो उनका वेंडर क्लिफ वाला जो प्रोजेक्ट था, उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करूँगा। उस पर उन्होंने जेवी मॉर्गन जो थे हमारे, जो जेवी मॉर्गन थे वो एक इन्वेस्टर थे उस प्रोजेक्ट में, काफ़ी बड़े इन्वेस्टर थे, जिन्होंने 51% ऑफ इक्विटी ऑफ द प्रॉफिट उन्होंने रखा था। और जो टेस्ला को बोला था कि आप काम करो उस प्रोजेक्ट पे, वेंडर क्लिफ प्रोजेक्ट पे काम करो। वेंडर क्लिफ प्रोजेक्ट क्या बताता था कि वो उस पर इसलिए काम कर रहे थे कि वायरलेसली एनर्जी ट्रांसमिट करी जा सके दुनिया भर में। लेकिन जो टेस्ला का उद्देश्य था, जो कि मैं उनको महान मानता हूँ, उद्देश्य उनका सीधा था कि वो फ्री एनर्जी देना चाहते थे, कि सभी लोगों को ऊर्जा जो मिले वो फ्री मिले और उनको कोई पैसा ना देना पड़े। तो इसी वजह से जब ये बात जेवी मॉर्गन को पता चली, तो उन्होंने क्या किया, फंडिंग रोक दी और उस प्रोजेक्ट को रोक दिया, जिसकी वजह से जो वेंडर क्लिफ प्रोजेक्ट था टेस्ला का वो वहीं रुक गया और टेस्ला भी बैंकरप्ट हो चुके थे उसकी वजह से, और उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचा था। आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ मैं, जब टेस्ला यूनाइटेड स्टेट्स आए थे पेरिस से, तब उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। वो 4 सेंट की जो उनकी कहानी है वो सच है, उनके पास सिर्फ 4 सेंट थे और एक लेटर था जो पेरिस से जो पुस्कस अपने साथ लाए थे, जो वो कहता था कि उस लेटर में लिखा था कि इनको जॉब मिल जाए। तो वहाँ पे उस स्थिति में जब यूएस में आए हमारे टेस्ला, तो वहाँ से उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, जो इन्वेंशन किए। एसी मोटर जो आज हमारे फैक्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा उपयोग करी जाती है, एसी इंडक्शन मोटर, और जो उन्होंने एसी करंट के फेवर लिया, जिसकी वजह से आज हम जितना वायरलेसली ट्रांसमिशन होता है ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस पर भेज सकते हैं और स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, जो डीसी को नहीं कर सकते। तो टेस्ला ने जो इम्पोर्टेंट अपने इन्वेंशंस किए उनका आज हम उपयोग कर रहे हैं। प्लस जो उनका आइडिया था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी सबको देना, उसमें वो कामयाब तो नहीं हो पाए, फंडिंग रुक गई और हो सकता था वो प्रोजेक्ट नहीं कामयाब होता। लेकिन उनका जो सोच थी वो एक इंसानियत के फेवर में थी, वो चाहते थे कि सबको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले। लेकिन आज की दुनिया में हम देख सकते हैं कि कैसे कोई नहीं चाहता कि फ्री कुछ भी मिले, सब चाहते हैं कि कैसे पब्लिक से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। जो साइंटिस्ट भी हैं वो भी उन कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही हैं, और आगे उनकी जो साइंटिफिक थ्योरीज होंगी, जो इन्वेंशंस होंगे, उनसे भी पैसा ही कमाएंगी। लेकिन जो टेस्ला थे वो एक अकेले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोचा कि कैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी लोगों को दी जाए जिससे कि लोगों का पैसा बचे, प्लस जो हमारी जो पृथ्वी है उसको भी हम अच्छा बना सकें। यहाँ पे हम उनका एक ट्रेजिक स्टोरी जो जानेंगे, ये आप ओल्ड निकोला टेस्ला देख सकते हैं। ये उनकी जो ओल्ड एज का फ़ोटो है। ये न्यूयॉर्क के एक होटल में ही 86 वर्ष में ही एक्सपायर हो गए थे। और ये बहुत ही दुखद बात है कि उनके पास कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं था, इतने बड़े साइंटिस्ट होके भी उनके पास कोई पैसा नहीं था।
और एक और स्टोरी है इनके बारे में जो रियल स्टोरी है, जो मार्कोनी, गुग्लिएल्मो मार्कोनी, जिनके बारे में मैं एडिशन के बाद वीडियो बनाऊंगा। और पहले ही मैंने बताया था कि जो रेडियो का जिन्होंने डिस्कवरी करी, रेडियो वेव के बारे में डिस्कवरी करी, उनका जो टेस्ला का पेटेंटेड वो इन्वेंशंस का यूज़ करके, टेस्ला के पेटेंटेड इन्वेंशंस यूज़ करके उन्होंने रेडियो को बनाया, आविष्कार किया, जिसका टेस्ला ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में, यूएस सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया। तो जब उन्होंने केस किया तो टेस्ला के मरणोपरांत जब वो एक्सपायर हो गए, मर गए, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट था, जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट था, उसने ऑर्डर दिया और कहा कि जो हमने नोबेल प्राइज़ जो उसको दिया है, मार्कोनी को दिया है, वो किसका होना चाहिए, टेस्ला का होना चाहिए। तो नोबेल प्राइज़ तो मार्कोनी को ही मिला, लेकिन उन्होंने जो कागजी जो कार्रवाई होती है जिसमें रेडियो का असली इन्वेंटर बताया, वो बताया टेस्ला को, क्योंकि टेस्ला ने वो थ्योरी दी थी कि कैसे रेडियो को हम इन्वेंट कर सकते हैं, वायरलेसली ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और टेस्ला अपने शुरुआती दिनों में जब वो यूएस आए थे तब हेनरिक हर्ट्ज से भी मिले थे, जिन्होंने रेडियो वेव का आविष्कार किया था, जो हमने पिछली वीडियो में हर्ट्जियन वेव्स के बारे में पढ़ा था। वो भी उन्होंने उनसे मिलके जो टेस्ला कॉइल का इन्वेंशन किया था, वो उनसे मिलने के बाद ही किया था, अलग अलग तरीके के इन्वेंशन करने के बाद। लेकिन बस दुख की बात ये रही कि उनका जो मृत्यु हुई वो एक पेनीलेस, जो एकदम बैंकरप्ट होके हुई, जो कि इतने बड़े महान साइंटिस्ट थे जिनको आज हम इतना मानते हैं और मानते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं इनके बारे में विस्तार से भी इनके एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और मैं जो अपनी जो टू द फिलोसोफर्स में सीरीज़ चल रही है, द फिलोसोफर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसको समाप्त करने के बाद मैं इनके इन्वेंशंस को भी एक्सप्लोर करूँगा। एक एक जो इन्वेंशन जो इन्होंने किया, इन्होंने जो डिस्कवरी करी और जो एक्सपेरिमेंट किए, कैसे कंडक्ट किए, जो थ्योरीज़ दी वो कैसे दी, उन सबको मैं डीपली डिस्कवर करूँगा और आपको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप देखते रहिए, मेरा चैनल है टू द फिलोसोफर्स। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। प्लस आप ये भी बता सकते हैं अगर वीडियो में कुछ भी कमी हो। बाकी थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।